Hello everyone, I welcome you all to the YouTube channel of Chem Academy. So today we are going to discuss here solutions of some questions of JAM 2017. Okay, so here our first question is the number of normal modes of vibration in naphthalene. naphthalene में हमें क्या बताना है? normal modes of vibration. देखो हमारे पास टोटल ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम या ट्रांसलेशनल मोड कितने होते हैं? 3. उसके बाद अगर मॉलिक्यूल क्या है? लीनियर. मॉलिक्यूल आपका लीनियर है तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है? 2. और मॉलिक्यूल अगर क्या है? नॉन लीनियर. मॉलिक्यूल नॉन लीनियर होगा तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएंगी? 3. अब हमारे पास नेप्थलीन कैसा है? नेप्थलीन एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है. अगर आप नेप्थलीन का स्ट्रक्चर देखो तो देखो नेप्थलीन एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है. इसका मतलब इसमें रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी? 3. टोटल 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है. टोटल कितनी होती है? 3n. n आपके होते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन दैट कंपाउंड. ओके, अब यहाँ पे 3n में से 3 ट्रांसलेशनल हैं, 3 रोटेशनल हैं. वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी? 3n माइनस 6. वाइब्रेशनल कितनी बचेंगी? 3n माइनस 6. अगर तुम नेप्थलीन में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करो, नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 18. इट मीन्स n की वैल्यू क्या होगी? 18. n की वैल्यू होगी 18. जब आप यहाँ पे n की वैल्यू 18 पुट करोगे तो आपके पास करेक्ट आंसर आएगा 48. मतलब नेप्थलीन में 48 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेजेंट होंगी. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स फॉर द कंपाउंड्स पी एंड क्यू. आपको पी एंड क्यू दो कंपाउंड्स गिवन है और पूछा है प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल्स कितने होंगे दोनों कंपाउंड के लिए. तो सिर्फ हमें क्या देखना है? इस कंपाउंड P में और इस कंपाउंड Q में कितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. जितने टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही हमें NMR सिग्नल्स मिलेंगे. अगर हम P टाइप की बात करें, P में देखो 3 तो जो ये मिथाइल वाले प्रोटॉन्स हैं ये एक जैसे होंगे, मतलब A टाइप के प्रोटॉन हो गए. ये मतलब A टाइप के प्रोटॉन हो गए. ये जो दोनों प्रोटॉन्स होंगे ये एक जैसे होंगे. ये जो प्रोटॉन्स होंगे ये एक जैसे होंगे, मतलब B टाइप के प्रोटॉन हो गए. ये जो प्रोटॉन्स होंगे ये एक जैसे होंगे, मतलब ये C टाइप के प्रोटॉन हो गए. और कोई तो प्रोटॉन यहाँ पे है नहीं. P वाले कंपाउंड में आपके पास 3 टाइप के प्रोटॉन है. 3 टाइप के प्रोटॉन्स है, मतलब NMR सिग्नल आपको कितने मिलेंगे? 3 NMR सिग्नल आपको P वाले कंपाउंड के लिए मिलेंगे. ओके, उसके बाद अगर हम कंपाउंड Q की बात करते हैं तो इस मिथाइल के 3 प्रोटॉन, इस मिथाइल के 3 प्रोटॉन, ये सारे इक्विवेलेंट है, मतलब एक टाइप के, A टाइप के हैं. एक सिग्नल आपको ये देंगे. उसके बाद ये जो प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इसको हमने मान लिया B टाइप का, एक आपको सिग्नल ये देगा. यहाँ पे जो 2 प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं ये C टाइप के प्रोटॉन्स हैं, एक सिग्नल ये देंगे. और 3 जो ये मिथाइल के प्रोटॉन्स हैं ये D टाइप के प्रोटॉन्स हैं, एक NMR में सिग्नल हमें इनकी वजह से मिलेगा. मतलब Q वाले कंपाउंड में 4 टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है. 4 टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है तो हमें 4 NMR सिग्नल्स मिलेंगे. ओके, सो P कंपाउंड के लिए 3 NMR सिग्नल मिलेंगे और Q के लिए 4 सिग्नल्स मिलेंगे. सो हेयर करेक्ट ऑप्शन इज A. अगला क्वेश्चन है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड इन. वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का देखो ड्वेल नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. तो वेव नेचर कौन कौन से इफेक्ट में शो होता है? डाइफ्रैक्शन, ऑब्वियसली वेव नेचर इसमें शो होगा. इंटरफेरेंस, इसमें भी वेव नेचर होता है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पार्टिकल नेचर होगा एंड कॉम्पटेंस स्कैटरिंग में भी पार्टिकल नेचर होगा. तो वेव नेचर कौन कौन से में शो होगा? डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट एन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 350 मेगाहर्ट्ज. मतलब इंस्ट्रूमेंट की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपको कितनी दे दी? 350 मेगाहर्ट्ज. पूछा क्या है? शिफ्ट इन हर्ट्ज ऑफ रेजोनेंस फ्रॉम TMS ऑफ ए प्रोटॉन विद केमिकल शिफ्ट ऑफ 2 ppm. केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी दे दी. अब देखो केमिकल शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है? केमिकल शिफ्ट इज इक्वल टू शिफ्ट फ्रॉम द रेफरेंस. रेफरेंस आपका यहाँ पे क्या है? TMS. ओके, डिवाइड बाय द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. अब आपको केमिकल शिफ्ट दे दी कितनी? 2. आपसे शिफ्ट इन द रेजोनेंस पूछी है, डिवाइड बाय द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कितनी है? 350 मेगाहर्ट्ज. जब आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? शिफ्ट ऑफ रेजोनेंस आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू दी 700 हर्ट्ज. क्या आ जाएगी? 700 हर्ट्ज. ओके,
देखो अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज 80% रेडियो एक्टिव डिके इन 300 मिनट। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, 300 मिनट में उसका 80% रेडियो एक्टिव डिके हो जाएगा। हाफ लाइफ ऑफ दिस स्पेसिमेन इज, तो ये जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। तो देखो सबसे पहले हम बात करें, इसमें सारे के सारे रेडियो एक्टिव फिनोमिना सारे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करेंगे, K इज इक्वल टू 2.303/T log A0/A। अब देखो 80% वो डिके कर गया, हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, K इज इक्वल टू 2.303/T log A0/A। ओके, अब देखो टाइम उसने कितना दिया है, 300 मिनट। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने मान ली 100, इनिशियल अगर हमने 100 मान ली तो ये A क्या बताएगा कि इस टाइम T के बाद 300 मिनट के बाद कितनी कंसंट्रेशन उसकी बची हुई है। लेकिन इसने क्या बोला, 80% डिके कर गया। 80% डिके कर गया मतलब कितनी बची होगी, 20%। कितनी बची होगी, 20%। अगर हम इनिशियल A0 100 ले रहे हैं तो A कितनी आ जाएगी, 20। A कितना आ जाएगा, 20। जब सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, K की वैल्यू आ जाएगी। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, T हाफ क्या होता है, 0.693/K। K की वैल्यू आपके पास ये आई, ये K की वैल्यू हाफ लाइफ के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, उस रेडियो एक्टिव स्पेसिमेन की हाफ लाइफ आ जाएगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। सिल्वर किस में क्रिस्टलाइज हो रहा है, एक FCC लैटिस में क्रिस्टलाइज हो रहा है। द लैटिस पैरामीटर ऑफ सिल्वर इज, आपको सिल्वर का लैटिस पैरामीटर मतलब एज लेंथ की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। और गिवन क्या है, एवोगैड्रो नंबर, सिल्वर का मोलर मास गिवन है और क्रिस्टल की डेंसिटी आपको गिवन है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है डेंसिटी का, Zm/A³ इंटू Na। A³ क्या होता है आपका उस लैटिस का वॉल्यूम। यहाँ पे FCC है, FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 4। 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और 6 फेस सेंटर पे। Z की वैल्यू आ गई 4। M की वैल्यू मोलर मास आपको दे रखा है सिल्वर का, ठीक है। डेंसिटी आपको दे रखी है, एवोगैड्रो नंबर गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, वहाँ से A³ की टर्म्स में आएगी। जब क्यूब रूट लोगे तो आपके पास उस लैटिस की क्या आ जाएगी, एज लेंथ आ जाएगी। उस लैटिस की आपके पास क्या आ जाएगी, एज लेंथ आ जाएगी। दैट इज इक्वल टू, उस लैटिस की आपके पास एज लेंथ आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 408.6 पिकोमीटर। ओके, देखो अगला क्वेश्चन आपको गिवन है, ए वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ H2 एंड N2 गैस। एक वेसल में H2 और N2 गैस का मिक्सचर है। डेंसिटी ऑफ दिस गैसियस मिक्सचर इज 0.2 ग्राम पर लीटर। टेम्परेचर और प्रेशर उसने दे दिया। अज्यूमिंग दैट बोथ द गैसेस बिहेव आइडियली, दोनों गैसेस कैसे बिहेव कर रही हैं, एज एन आइडियल गैस। एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। आपको ये आपके पास वेसल है, इसमें H2 एंड N2 दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। आपको इस मिक्सचर की डेंसिटी दे दी है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस दे दी, पूछ क्या लिया, N2 का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम डेंसिटी में और इफेक्टिव मोलर मास में रिलेशन देखें तो क्या होगा, DRT इज इक्वल टू P इंटू मोलर इफेक्टिव मास। ये आपका रिलेशन होता है डेंसिटी और मोलर इफेक्टिव मास में, ठीक है। तो यहाँ से इफेक्टिव मोलर मास क्या आ जाएगा, DRT/P। डेंसिटी आपको गिवन है, R गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन है, ठीक है। यहाँ से आप क्या फाइंड आउट कर लोगे, इफेक्टिव मोलर मास। और जो ये मिक्सचर बना है इसका इफेक्टिव मोलर मास किसके इक्वल होगा, इफेक्टिव मोलर मास किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ N2। सिंपली इसके इक्वल होगा, मतलब इफेक्टिव मोलर मास दैट इज इक्वल टू DRT/P। इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू मोलर मास ऑफ N2। कोई तीसरी गैस भी प्रेजेंट होती तो उसका आगे ऐड हो जाता। जब आप सारी वैल्यूज पुट करोगे, अब देखो मोल फ्रैक्शन हमें किसका चाहिए, सिर्फ N2 का चाहिए, हाइड्रोजन का हमें गिवन भी नहीं है। गिवन होता तो सिंपली हम निकाल लेते। हमें ये पता है अगर एक मिक्सचर में 2 गैसेस प्रेजेंट हैं, दोनों का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। तो हम इस हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन को भी किसकी टर्म्स में लिख लेंगे, नाइट्रोजन की टर्म्स में,
ठीक है। और जब इसमें सारी वैल्यूज पुट करके सोल्व करेंगे तो आपके पास नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.11। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, आपको कितना दे दिया, 200 ग्राम वाटर दे दिया, 0.01 मोल ऑफ NaCl एंड 0.02 मोल ऑफ सुक्रोज आर डिसोल्व्ड, ठीक है। आपको सोलवेंट दे दिया पानी, जिसका मास कितना दे दिया 200 ग्राम, उसमें क्या बोल दिया 0.01 मोल NaCl के और 0.02 मोल सुक्रोज के डिसोल्व करती है, ठीक है। अज्यूमिंग सॉल्यूशन टू बी आइडियल, सॉल्यूशन को आइडियल माना है, एंड यू हैव टू फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर KFH2O के लिए दे दिया, दैट इज इक्वल टू 1.86। अब देखो डेल्टा TF किसके इक्वल होगा, डेल्टा TF किसके इक्वल होगा, अगर हम सबसे पहले NaCl का देखें, NaCl के लिए क्या आएगा, उसका वेंटो फैक्टर हमने I1 मान लिया, मोलैलिटी M1, KF की वैल्यू तो सोलवेंट की होगी जो कांस्टेंट है, सुक्रोज के लिए उसका वेंटो फैक्टर I2, मोलैलिटी M2 इंटू KF, तो यहाँ से KF कॉमन आउट आ जाएगा और आपके पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब सुक्रोज एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसके लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू 1 होगी, NaCl के लिए कितनी होती है 2 होती है। मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करोगे, मोलैलिटी मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सोलवेंट, मोलैलिटी क्या होती है आपकी, कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं इन दी टोटल मास ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट के टोटल मास में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट हैं, और सोलवेंट का मास किस में लेना है केजी में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुक्रोज की बात करो, सुक्रोज के नंबर ऑफ मोल्स 0.02, सोलवेंट क्या है वाटर, मास कितना है 200 ग्राम, लेकिन यहाँ पे तो हमें किलोग्राम में लेना होता है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उसको 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपके पास मोलैलिटी आ गई सुक्रोज की। सिमिलरली हम किसकी मोलैलिटी फाइंड करेंगे, NaCl की, उसके मोल्स कितने गिवन है 0.01, ओके। यहाँ पे ये क्या आ गई, फिर आपके पास मोलैलिटी आ गई NaCl की, दोनों की हम I1 M1 की वैल्यू पता है, I2 M2 की वैल्यू पता है, KF उसने आपको दे दिया है। यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, डेल्टा TF की वैल्यू। अब देखो अगला क्वेश्चन है, एड्सॉर्प्शन ऑफ ए गैस फॉलोज द लैंगमियर आइसोथर्म विद लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म कांस्टेंट की वैल्यू दे दी 1.25 एट 25 डिग्री सेल्सियस। पूछ क्या लिया, प्रेशर क्या होगा जब सरफेस कवरेज क्या है 0.2, ठीक है। अब देखो हमें फॉर्मूला क्या पता है लैंगमियर के केस में, Kp इज इक्वल टू थीटा बाय 1 माइनस थीटा, थीटा क्या होगा फ्रैक्शनल सरफेस कवरेज, K की वैल्यू उसने आपको दे दी है 1.25, ओके। लेकिन ध्यान रखना ये किलो पास्कल में है और प्रेशर किस में पूछा है, पास्कल में, प्रेशर किस में पूछा है, पास्कल में, तो K की वैल्यू क्या होगी 1.25 इंटू 10 की पावर 3 पास्कल इनवर्स, या एक काम करो तुम यहाँ से सीधा 1.25 इंटू पी, थीटा कितना है 0.2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0.2, यहाँ से जो आपका प्रेशर आएगा वो किस में आ जाएगा, किलो पास्कल में, यहाँ से प्रेशर किस में आ जाएगा, किलो पास्कल में, और उसको फिर किस में कन्वर्ट कर लेना, पास्कल में, उसको किस में कन्वर्ट कर लेना, पास्कल में, ओके। देखो अगला क्वेश्चन है, द सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स, प्लेन कौन सा दिया है आपको 1 2 3, मतलब प्लेन को हम किसे नोटेशन देते हैं HKL, तो यहाँ से आपकी H की वैल्यू 1, K की वैल्यू 2 और L की वैल्यू 3 इन एन ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है जिसमें आपको लैटिस पैरामीटर दे दिए A, B एंड C तीनों की वैल्यूज दे दी। पूछा क्या है, सेपरेशन ऑफ 1 2 3 प्लेन्स, मतलब इंटरप्लेनर डिस्टेंस उसने आपसे पूछा है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस मतलब D की वैल्यू उसने आपसे पूछी। तो देखो ऑर्थोरोम्बिक यूनिट सेल है, फॉर्मूला क्या होगा 1/d² इज इक्वल टू h²/a² प्लस k² बाई b² प्लस l² बाई c²। अब हमारे पास सारी वैल्यूज है, h की वैल्यू 1, k की वैल्यू 2 एंड l की वैल्यू 3, और लैटिस पैरामीटर a b c की भी उसने वैल्यू दे दी, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करनी है, दैट इज इक्वल टू 1/d² 1 2 3 दैट इज इक्वल टू h², h की वैल्यू क्या है 1² बाई a², a कितना है आपका 0.25 का स्क्वायर। अब देखो ये नैनोमीटर में गिवन है और इंटरप्लेनर डिस्टेंस भी आपको नैनोमीटर में पूछा है, तो कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस k की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर, b की वैल्यू 0.5 का स्क्वायर,
प्लस एल की वैल्यू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई सी की कितनी है 0.75 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटरप्लेनर डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 0.144 नैनोमीटर। ओके, Among the following